प्राप्त करेंगे। कल मैंने ये कार्य होमवर्क में भी दिया था और कई सारे बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं कि सर मेरा डेरिवेशन हो गया है। तो भाई क्लास की शुरुआत करेंगे ज्यादा देरी न करते हुए। लेक्चर नंबर 4 है प्यारे बच्चों, इसमें ज्यादा दिन नहीं लगेगा, मुझे लगता है थ्योरी पढ़ाने में मुझे 7 से 8 दिन लगेंगे। 2 दिन 1 दिन न्यूमेरिकल, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा है नहीं, और थोड़ा सा बस वही दिक्पात कोण वगैरह निकालने में आपको टिप एंगल जो होता है नति कोण, वही सब निकालने में थोड़ा सा डेरिवेशन आपको देखने को मिल सकते हैं और अच्छी अच्छी स्थिति से संबंधित न्यूमेरिकल हो सकते हैं। तो ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, और तो 10 दिन से 11 दिन में पूरा चैप्टर खत्म होगा। 7 से 8 दिन में आपका थ्योरी लेक्चर चलेगा, जो हम लोगों को 15-20 दिन लग जाते हैं, 15-20 दिन नहीं 10 दिन के भीतर ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। लेक्चर नंबर 4 में पृथ्वी का चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ कैसे है, इसके बारे में भी आज हम लोग जानेंगे। यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में, जो सबसे ज्यादा रोचक जानकारी है वो यही है। चलो पृथ्वी का चुंबकत्व सीखना है। उससे पहले सर मेरा होमवर्क बन गया था सर, हम ठीक है सर, मेरा निरक्षीय स्थिति के लिए आया है सर इतना। चलो अच्छा, एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर कल वाला होमवर्क हो गया था, तो यस सर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, तो मैं देखूं कितने बच्चों का हो गया। भाई गुड इवनिंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग मेरी बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग मेरे भाई बहन। मॉर्निंग बोलो, इवनिंग बोलो कहते हैं जब पहली बार मिलते हैं, मतलब पहली बार रूबरू हो रहे हो दिन में, तो मॉर्निंग ही बोलना चाहिए, भले ही वो इवनिंग हो, ऐसा इंग्लिश में रूल है। बाकी इवनिंग भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं, तो गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग जो भी है, और नमस्कार, अभिनंदन, आभार प्यारे सभी बच्चों का, सभी विद्यार्थियों का। ठीक है, क्लियर? यस सर, यस सर, क्लियर है? चलो बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि हो गया है। एक दो बच्चे के कमेंट ये भी कर रहे हैं कि सर नहीं हो पाया है। नो एंजॉय सर तक ऐसे लिख के भेजा। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से कराने वाला हूं, डेरिवेशन समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो तो तैयार हो जाओ, कॉपी और पेन लेकर के, और जितना मैं कहूंगा उतना बस नोट करते हुए चलेगा। सर टाइम नहीं चेंज हो सकता है कि? टाइम अच्छा तो है, शाम में आप घर पे होते हो, कहां जाना है बताइए? 6:30 बजे आपकी ऑफलाइन कोचिंग्स भी संबंधी हो जाती है, अगर आप ऑफलाइन जाते हो तो। वैसे तो मेरा मानना है कि आपको जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन में आप समय बर्बाद ज्यादा हो जाता है आजकल देखा जाए तो, आना जाना, और फिर एक दिन भी अगर आप मिस किए तो उस लेक्चर को आप दोबारा टीचर से नहीं पूछ सकते हो। अगर भीड़ भाड़ वाली ऑफलाइन में जा रहे हो, भीड़ कहां होती है? जहां पर अच्छा कंटेंट दिया जाता है, ये भी बात सत्य ही निकलती है ना। चलो तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को कहां पर प्राप्त करना है? क्षण चुंबक के निरक्षीय स्थिति में। चलो हेडिंग लिखेंगे, क्षण चुंबक के अर्थात बार मैग्नेट के क्षण चुंबक के निरक्षीय स्थिति में, क्षण चुंबक की निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र। तैयार हो जाओ टीपू सुल्तान, केवल टीपने में माहिर हो। क्षण चुंबक की निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र, निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। हेडिंग लगाओगे सभी लोग, लिखिए सभी लोग। ठीक है, और हेडिंग पहले से लिखी हो तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है, तब फिर लिखने की कोई जरूरत नहीं है भाई। आप समझना ध्यान से, मैं आपको क्या बताने वाला हूं। निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र बताना है किसी भी बार मैग्नेट के कारण। अगर आपके पास एक क्षण चुंबक हो, उसकी निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी हो, तो ठीक वैसे ही जैसे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र प्राप्त करते हैं, ठीक वैसे ही चुंबकीय द्विध्रुव के कारण हम निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करते हैं। तो एक बार मैग्नेट बना लेते हैं प्यारे साथियों, क्यों? कोई दिक्कत? बार मैग्नेट बनाने में किसी को कोई दिक्कत है बताओ? बार मैग्नेट बनाने में कोई किसी को दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इसमें 2 पोल है प्यारे साथियों, एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। एक है नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल। नॉर्थ पोल पॉजिटिव होता है तो इसमें प्लस एम। एम क्या है? ध्रुव सामर्थ्य है। जैसे वहां पर 2 आवेश होते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू वैद्युत द्विध्रुव में, ठीक वैसे चुंबकीय द्विध्रुव में 2 ध्रुव है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिसमें नॉर्थ पोल को प्लस एम से लिखते हैं और नॉर्थ साउथ पोल को माइनस एम से लिखते हैं। हालांकि किसी बुक में प्लस पी से भी लिखा होगा और ये माइनस पी से लिखा होगा, तो घबराने का बिल्कुल भी नहीं। अब ध्यान से मेरे बच्चों ध्यान देंगे, आप सभी लोग, मेरे विद्यार्थी जी सभी लोग ध्यान देंगे। क्या मैं कह रहा हूं कि ये जो दोनों ध्रुव है, इन अब वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति क्या होगी, चुंबकीय द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति क्या होगी, तो इनका मध्य बिंदु क्या होता है? मेरे विद्यार्थी जन आप लोग ये बता दें कि यहां पर मध्य बिंदु O क्या होता है? इस चुंबकीय द्विध्रुव को 2 भागों में डिवाइड करता है, अर्थात जो टोटल डिस्टेंस इनके बीच की कितनी होती है प्यारे साथियों बताएंगे? 2l होती है। वो 2 दूरियों में बढ़ जाती है, l और l, अगर हम मध्य बिंदु O से गणना करेंगे। निरक्षीय स्थिति क्या होती है? मध्य बिंदु O से अभिलंबोत खींची गई रेखा, मध्य बिंदु O से अभिलंबोत खींची गई रेखा जो होगी, अब ये अच्छा ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, जैसे भी अच्छा ले जा सकते हो वैसे ले जाओ। मैं ऊपर किसी बिंदु पर ज्ञात कर रहा हूं क्योंकि नीचे बोर्ड नहीं है, तो ऊपर किसी भी बिंदु पर मान लो मेरे पास कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताना है। ये निरक्षीय रेखा हो गई, इसे क्या बोलेंगे? निरक्षीय रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? निरक्षीय रेखा बोलेंगे, इसे निरक्षीय रेखा बोलेंगे, याद रखेंगे सदैव। क्या बोलेंगे? निरक्षीय रेखा। ठीक है, निरक्षीय रेखा। अच्छा क्या होगा? जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा है उसी को आगे बढ़ा दो या इधर बाईं तरफ बढ़ा दो, वही प्यारे साथियों क्या होती है? अक्षीय रेखा होती है। हमने बताया अभी चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं, ये निरक्षीय रेखा होगी। अब निरक्षीय रेखा के किसी भी बिंदु पर आपको उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताना है। सबसे पहले क्या बताओ जरूरी होगा? ये कितनी दूरी पर कह रहे हैं? r दूरी पर। कितनी दूरी पर प्यारे साथियों? निरक्षीय रेखा में, वो भी कितनी दूरी पर? r दूरी पर। वो दूरी कोई भी हो सकती है, थोड़ी दूरी, बड़ी दूरी, ज्यादा दूरी, कोई भी हो सकती है। बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताना है ना? अब बताओ, यहां से गणना करना शुरू करिए भाई। यहां से आपको इससे दूरी चाहिए, इस ध्रुव से भी यहां की दूरी चाहिए, इस ध्रुव से भी यहां की दूरी चाहिए और इस ध्रुव से भी यहां की दूरी चाहिए, तभी आप अच्छे से बता पाओगे। नॉर्थ पोल से साउथ पोल से डिस्टेंस बताओ, क्योंकि हम लोगों ने जैसे चुंबकीय वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकाला था, ठीक वैसे चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, और जैसे अक्षीय रेखा में किया था वैसे निरक्षीय रेखा में, तो प्लस एम के कारण भी यहां पर निकाल लीजिए चुंबकीय क्षेत्र और माइनस एम के कारण भी यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लीजिए। तो उसके लिए हमें डिस्टेंस की आवश्यकता होती है, क्योंकि एकल बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है v बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? स्मॉल k और m अपान में r स्क्वायर। यही होता है, बोलो क्या यही होता है? एकल ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र यही होता है। जी हां बिल्कुल सर, यही होता है। m क्या है? या फिर p भी हो सकता है, यहां पर और क्या मिलता है? p लिखा हुआ भी मिलता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। एकल ध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, एकल बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो E बराबर k अपान में r स्क्वायर होता है। वहां आवेश की गणना होती है, यहां पर ध्रुव से। और k क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर k क्या होता है? तो म्यू नॉट अपान में 4 पाई। मतलब ये सारी चीजें आपको कंफर्म है, और अगर ये बातें कंफर्म है तो आपको निकालने के लिए डिस्टेंस की भी आवश्यकता प्लस m से भी चाहिए और माइनस m से भी चाहिए। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का आभास कौन करेगा? इन दोनों ध्रुवों के कारण जो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है उसका आभास कौन करेगा? तो यहां पर हम एक क्या प्यारे साथियों, एक परीक्षण ध्रुव की कल्पना करेंगे, जो कि क्या होगा? m नॉट होगा। क्या होगा? m नॉट होगा, m नॉट।
एम नॉट, एम नॉट, ध्यान से देखना मैं लिख दिया हूं एम नॉट। आप सोचो ये एम नॉट जितना अनुभव करेगा वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो मैं अब लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, लिख देना लैंग्वेज, माना फलाना धमाका वाली लैंग्वेज लिख सकते हो, जैसे वैद्युत क्षेत्र, जैसे चुंबकीय, जैसे अच्छी रेखा में, अच्छी रेखा में, कि माना कोई चुंबकीय द्विध्रुव NS जिसकी प्रभावी लंबाई 2L है और जिनके दोनों ध्रुव सामर्थ्य क्या है, एक का प्लस M माइनस M है। चुंबकीय द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बात खत्म। वीडियो पॉज करके बाद में लिख लेना चाहो तो, और अगर आपकी इच्छा खुद से आप सीख गए हो तो लिख सकते हो, बाद में आप समझते हैं। इसकी लैंग्वेज में नहीं लिखूंगा क्योंकि टाइम भी लगेगा, और फिर होमवर्क किस लिए भाई, काहे का होमवर्क जबकि करना ही नहीं, जब मुझे ही सब कुछ करना है तो फिर तो बात खत्म होगी। मतलब सारी लैंग्वेज बोल दे रहा हूं, बस थोड़ा सा आपको लिखना तो पड़ेगा ही, ध्यान देंगे। तो हमें ये डिस्टेंस पता करनी जरूरी होगी, ये डिस्टेंस पता करनी जरूरी होगी। आप ध्यान देखो ये प्लस का M होता है, ये भी पॉजिटिव है, तो इनके और इनके बीच में अगर इस ध्रुव के कारण यहाँ पर चुंबकीय बल देखे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण का होगा। प्रतिकर्षण का होगा तो ये दूर जाएगा, M नॉट किधर जाएगा, दूर जाएगा। अर्थात अगर हम M1 के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र माने, M1 के कारण जो यहाँ पर चुंबकीय बल लग रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है M1 के कारण P1 वो इस डायरेक्शन में है, क्योंकि M नॉट किधर जाएगा, इधर गति करेगा। भाई M नॉट ये जो परीक्षण ध्रुव है किधर जाएगा, इधर करेगा ना, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव ही होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, तो दोनों प्रतिकर्षण करेंगे वो उधर जाएगा। बात वहीं पर पहले साथियों, अगर मैं इसकी करूं, अगर मैं इसकी करूं माइनस M के कारण, तो ये तो मिला दीजिए, देख लीजिए माइनस M क्या करेगा, ये प्लस M नॉट को अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, करेगा कि नहीं, यस सर करेगा, अपनी ओर क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा। अब अगर आकर्षित करेगा तो क्यों M नॉट किधर जाएगा, इस दिशा में जाएगा। M नॉट जो M नॉट की डायरेक्शन होगी वो इस दिशा में होगी, और जिस दिशा में M नॉट जाएगा उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होगा, और ये चुंबकीय क्षेत्र को मैं मान ले रहा हूं क्या, B2। ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो B2 है, B2। अब लेकिन B1 B2 तो ज्ञात कर लिया, मुझे तो चाहिए नेट परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, और दोनों के कारण पहले निकालिए। तो अगर मैं प्लस M के कारण निकालूं, प्लस M ध्रुव के कारण, ध्रुव जो कि क्या है, N ध्रुव है, कैसा प्लस M का मतलब क्या है, N ध्रुव, ठीक है। N ध्रुव के कारण ध्रुव सामर्थ्य प्लस M ध्रुव, ये ध्रुव सामर्थ्य होता है, ध्रुव सामर्थ्य के कारण बिंदु P पर, बिंदु थोड़ा सा और बढ़िया लैंग्वेज लिखेंगे, N ध्रुव लिखेंगे, N ध्रुव जो कि क्या है प्लस M, ऐसा बस इतना लिखो, N ध्रुव प्लस M के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। प्यारे बच्चों आप लोग भी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, अभी अगर आपको समझना है ध्यान से तो केवल समझिए, अभी ना लिखे, ठीक है, अभी ना लिखे और केवल समझिए, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम, कितना लिखेंगे भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो N ध्रुव के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसके कारण निकालिए, एकल बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में B1 माना हूं, तो B1 बराबर क्या, स्मॉल के और चुंबकीय द्विध्रुव क्या, ये ध्रुव क्या है M है, अपान में R स्क्वायर। दूरी कितनी होगी जल्दी बताओ, देखो ये दूरी L है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनना है, समकोण, ये लंब है और इसकी दूरी दी गई है R, ये आधार है L, इधर भी आधार L है, ये R है, ये क्या होगा, कर्ण रेखा होगी। और कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो लंब और आधार का वर्ग होगा। लेकिन अगर कर्ण का वर्ग नहीं निकालना, केवल कर्ण निकालना है, तो फिर अंडर रूट में वैल्यू रहेगी, ये तो निकालना जानते हो भाई पाइथागोरस प्रमेय से, क्या होगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। लेकिन कर्ण के वर्ग से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ की भी वही वैल्यू आएगी क्या, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दोनों वैल्यू वही आनी है, क्योंकि यहाँ भी दूरी वही है R, ये L, तो ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग है कि नहीं, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार स्क्वायर प्लस या लंब का स्क्वायर L स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है। अगर आप केवल कर्ण निकालना चाहते हैं, स्क्वायर नहीं लगाना है, तो कर्ण बराबर इधर अंडर रूट लग जाता है, इधर का स्क्वायर हटा दो, उस पर अंडर रूट लग जाएगा, यही तो है। तो यहाँ पर वही हुआ है, तो दूरी क्या आएगी भाई, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। लेकिन हम लोग सूत्र जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र का क्या, स्मॉल के यम अपान में R स्क्वायर, तो जो दूरी है ये टोटल दूरी है, इसका क्या स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ध्यान रखना। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, दिशा बताओ, ये N है ये P है, तो N से P की ओर ना भाई, N P देखो जाओ, N से P की ओर जाओ, और M नॉट भी P से आगे ही जा रहा है, M नॉट प्रतिकर्षित हो रहा है ना M से, तो ये दूर इधर जा रहा है, तो दिशा हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे NP, और ऊपर ब्रैकेट वेक्टर बनाएंगे NP की ओर, भाई NP की ओर। जैसे यहाँ पर देखेंगे S की ओर M नॉट आकर्षित हो रहा है, तो P से M नॉट किधर जा रहा है, S की ओर, तो P S की ओर, P से S की ओर, वो चीज लिखते हैं। यहाँ पे B1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, B1 बराबर आएगा स्मॉल के M अपान में केवल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रहेगा। अब अंडर रूट ना होगा और ना ही ये स्क्वायर होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों B1 की वैल्यू इतनी आई है, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो चुका है, इसको समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। वैसे ही अब माइनस M ध्रुव, वो S ध्रुव जो कि क्या होगा, माइनस M होगा, माइनस M के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चलो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताओ क्या होगा, इसको क्या मान लें, B2 मान लें, क्या मान लें B2, तो B2 बराबर क्या होगा, B2 बराबर स्मॉल के M, प्रकृति माइनस M जरूर है लेकिन माइनस नहीं लेंगे, प्लस M ही लेंगे, प्रकृति माइनस और प्लस नहीं लिया जाता। M अपान में दूरी कितनी है, यही दूरी यहाँ पर भी, इसके कारण भी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उतना ही है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। डायरेक्शन और स्क्वायर, यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी जल्दी बताओ, तो P से S की ओर, आपने पहले बताया P S वेक्टर ऐसे लगा दी, स्क्वायर से कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, B2 इक्वल टू मिलेगा स्मॉल के M अपान में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बस यही हो गया इक्वेशन नंबर 2। टेस्ला है भैया, टेस्ला लिख दो, अगर कोई दिक्कत हो ना हो तो आपको टेस्ला लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मात्रक चल रहा है साथ में, मात्रक चल रहा है, ठीक है। सर मेरा डाउट, सर मेरा एक डाउट है जो हम बहुत दिन से कमेंट कर रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं, बहुत दिन से कमेंट कर रहे हैं, चलो मुझे तो जो डाउट देखते हैं CGM की ओर दिशा नहीं हो सकती है क्या सर, SGM
सर जी एम की ओर दिशा नहीं हो सकती क्या? क्या एम की ओर दिशा नहीं हो सकती भैया? कैसा क्वेश्चन पूछते हो आप लोग? आप लोग आधे से जुड़ने वाले हो, मुझे पता है। जो लोग उटपटांग क्वेश्चन करते हैं ना वो आधे से जुड़ने वाले हैं, उनको लेक्चर का सही शुरू से जुड़ना नहीं है और उसके बाद वो लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं। ध्यान से सर मेरा कब का हो गया, बहुत अच्छा। ये डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं। आप ध्यान सुन लो, फिर से इसको रिवाइज कर देना इस स्लाइड को कि प्लस एम के कारण जो एन ध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बिंदु पी पर कितना, तो v1 = km अपान में r² प्लस l स्क्वायर। सीधा सा फंडा है हमारे पास। एकल बिंदु आवेश के एकल बिंदु ध्रुव जो एकल बिंदु आवेश बोल रहे हैं, एकल ध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र स्मॉल km अपान में r²। ये सूत्र होता है और इसी सूत्र का प्रयोग करके हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं। इस ध्रुव के कारण यहाँ पर, इस ध्रुव के कारण यहाँ पर, बहुत सिंपल है, बात खत्म। तो इसके सूत्र में यहाँ पर r थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, तो दूरी कैसे निकालेंगे? तो समकोण में देखिए, ये दूरी मैंने r मानी है कि r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ये दूरी तो द्विध्रुव की आधी आधी बट गई मध्य बिंदु से, क्योंकि मध्य बिंदु से ही जाने वाली जो निरक्षीय रेखा पर होगी, ये लंबवत वही निरक्षीय रेखा होगी, उसी के किसी बिंदु पर हमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। चलो, तो ये दूरी कर्ण के आधार पर आ गया। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो √r² प्लस l² आई। दोनों में दूरियां वही रखी और दोनों की वैल्यू लगभग बराबर आ गई। v1 और v2 बराबर है। क्या कहोगे? परिमाण बराबर है, दिशा नहीं बराबर है। दिशा एक ही इधर है, एक ही इधर है। तो इनका जो परिणामी होगा प्यारे बच्चों, वो इनके बीच से जाएगा। जो इनका परिणामी जो v1 व v2 है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि v1 और v2, ठीक है, v1 व v2 परिमाण में बराबर है, परिमाण में समान है, परिमाण में समान है, परंतु दिशा में विपरीत नहीं लिखना। विपरीत लिख दोगे तो बात गलत हो जाएगी। दिशा में विपरीत लिखोगे तो मतलब 180 डिग्री हो जाएगा। समान लिखोगे दिशा में तो 0 डिग्री हो जाएगा। तो परिमाण में समान है। परिमाण मतलब होता है वैल्यू। परिमाण मतलब ये जो आंकिक मान है ये, लेकिन दिशा जो लिख रहे हैं ना एनपी की और पीएस की ओर, ये जो हम लोग ये दिशा लिखे हैं प्यारे बच्चों, ये जो दिशा लिखे हैं पीएस की ओर, ये दिशाएं अलग अलग है। तो विपरीत नहीं बोलेंगे कि दिशाएं विपरीत हैं, हम लोग बोलेंगे कि दिशा में भिन्न है। भिन्न भिन्न दिशा में, पता नहीं कौन दिशा में भिन्न है। अतः इन्हें घटकों में वियोजित करने पर, इन्हें घटकों में वियोजित करने पर कौन से घटक होते हैं? तो क्षैतिज व ऊर्ध्व घटक बनते हैं। कैसे बनेंगे? ध्यान से सुनना। वियोजित करने पर ध्यान से सुनेंगे। वियोजित करने पर देखो, हम यहाँ पर जो एंगल होता है, ये एंगल मान ले रहे हैं थीटा है। ये एंगल क्या है? थीटा कोण पर किसी बिंदु P पर निकाल रहे हैं। तो थीटा कोण पर यहाँ पर निकालने, अगर प्यारे बच्चों ये एंगल थीटा है, सोचो v1 वेक्टर इधर, v2 वेक्टर इधर, तो जो इनका परिणामी वेक्टर होगा वो इनके बीच में से जाएगा। हमेशा याद रखें, जो इनका परिणामी होगा v1 और v2 के बीच में जाएगा। v1 इधर परिमाण बराबर, परिमाण में ये भी बराबर, तो इन दोनों का जो वेक्टर अलग अलग दिशाओं में है, तो जो इनका परिणामी होगा वो बीच में जाएगा। भाई एक बॉक्स है, एक लोग इधर से खींचे, एक लोग बॉक्स इधर खींचेंगे। बताओ, ये बॉक्स है, एक लोग इधर खींचे, एक लोग इधर खींचे, रस्सी बंधी हुई। बॉक्स को जब खींचा जाएगा ना, तो बॉक्स ना एक उस तरफ वाले लोग की तरफ जाएगा, ना इस तरफ वाले लोग की तरफ जाएगा। ये बीच में जाएगा, ये बीच में ट्रेवल करेगा अगर बराबर परिमाण से खींचा जाएगा तो ये डायरेक्शन किसकी होगी? ये डायरेक्शन होगी प्यारे साथियों परिणामी की, रिजल्टेंट की। बी नेट का मतलब हुआ v1 और v2 का टोटल योग, इसकी डायरेक्शन किधर? तो इन दोनों के बीच में से बी नेट की वैल्यू जाएगी। लेकिन ध्यान करो प्यारे साथियों, ये एंगल थीटा मैंने माने है, ये एंगल, तो देखो यही रेखा जो है, इस रेखा, ये रेखा समांतर थी, ये रेखा इस रेखा के समांतर है। तो अगर ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा ही होगा। और जो जब दोनों सदिश बराबर है तो ये एंगल भी थीटा ही निकलेगा। भाई देखो, एकांतर कोण बराबर होते हैं। मैंने मान लिया एक समांतर रेखा ये है, एक समांतर रेखा ये, हाई स्कूल में सिखाया जाता है। अब ये रेखा जा रही है तो ये कोण जो अंतरित हो रहा है भाई, कोण ये अंतरित हो रहा है। अब यहाँ पे भी देखिए, ये रेखा क्रॉस कर रही है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, एक कोण बराबर तो ये कोण भी बराबर, अर्थात ये दोनों कोण ही थीटा होंगे। अब इनके देखिए घटक किस प्रकार से बनेंगे, इनके घटक किस प्रकार से बनेंगे, ध्यान देंगे। इनके क्षैतिज व ऊर्ध्व घटक प्यारे बच्चों बनेंगे। अगर हम इनके क्षैतिज घटक तोड़ें, अगर हम इसके क्षैतिज घटक तोड़ें, तो देखो ये जो b2 सदिश है, जिस रेखा के साथ कोण बना रहा है वो उसका क्षैतिज घटक होगा। b2 का लंबवत जो होगा, वो लंबवत घटक होगा। जो क्षैतिज घटक होता है उसमें cos थीटा आता है, तो b2 cos थीटा ये हो जाएगा। b2 का पहले देख रहे हैं, देखो इस रेखा के साथ कोण बना रहा है, जिस रेखा के साथ कोण बनता है वो आधार रेखा होती है। वो क्या होती है? आधार रेखा, और उसके साथ cos आता है। हाई स्कूल उसमें फर्स्ट ईयर में सिखाया जाता है। और इस रेखा आधार की जो लंबवत होगी, तो लंबवत रेखा ये होगी, लंबवत रेखा ये हो जाएगी। ये कौन सी होगी? तो ये प्यारे बच्चों b2 sin थीटा होगी। ये क्या होगी? b2 sin थीटा। वेक्टर b2 के दो घटक हो गए, दो घटक ऊर्ध्व व क्षैतिज घटक, तो एक b2 cos थीटा, एक b2 sin थीटा। अगर हम वेक्टर b2 बराबर b2 cos थीटा प्लस b2 sin थीटा लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर माना जाता है। तो b2 cos थीटा, b2 sin थीटा। ठीक ऐसे ही b1 वेक्टर के निकालेंगे। ठीक ऐसे ही b1 वेक्टर, अब देखो b1 वाला ध्यान समझना, b1 वाला वेक्टर जो है, जो b1 चुंबकीय क्षेत्र है, वो इस रेखा से कोण बना रहा है थीटा, तो ये इसका आधार रेखा होगा। तो ये b1 cos थीटा, आधार के साथ क्या आता है? cos। अब इस आधार वाली रेखा की जो लंबवत होगी रेखा, इसके रेखा जो लंबवत होगी वो b1 का क्या होगी? ऊर्ध्व घटक होगी। तो b1 का ऊर्ध्व घटक क्या हो जाएगा? b1 sin थीटा हो जाएगा। b1 sin थीटा। अब ध्यान देंगे, b1 sin थीटा और b2 sin थीटा, ये दोनों ही इस बिंदु पर क्या है? परस्पर अपोजिट है। b1 sin थीटा और b2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत है। देखो ये इस डायरेक्शन में, वो उस डायरेक्शन में, और परिमाण में बराबर है, क्योंकि b1 b2 परिमाण में बराबर है। तो जब दोनों परिमाण से खींचे जाएंगे बराबर, तो वो दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। लेकिन वहीं पर ये दोनों देखो एक ही साथ चले कि मैं भी चलूंगा इधर, तुम भी आओ इधर, तो इन दोनों का योग होगा, b1 cos थीटा और b2 cos थीटा। ये एक ही रेखा के अनुदिश है, इनका योग होगा। जबकि इन दोनों का जो परिणामी होगा वो निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अर्थात इन दोनों चुंबकीय क्षेत्र का जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इन दोनों सदिशों का जो क्षैतिज घटक होगा उन्हीं के योग के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों भिन्न दिशा में थे। जो परिणामी वैल्यू आएगी वो इन दोनों के क्षैतिज घटकों के योग के बराबर आएगी। ऊर्ध्व घटक एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वियोजित करने पर b1 sin थीटा तथा b2 sin थीटा। ये क्या है? b1 sin थीटा तथा b2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, परिमाण में बराबर हैं, परिमाण एक दूसरे के विपरीत हैं और परिमाण में समान है, परिमाण में समान हैं। अतः यह एक दूसरे को अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो परिणामी चुंबकीय तीव्रता क्या होगी? परिणामी चुंबकीय तीव्रता, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता,
परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बताओ प्यारे बच्चों, परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किसके बराबर होगी? मैं कह रहा हूं बी नेट की मैं बात कर रहा हूं। बी नेट बराबर जो होगा, बी नेट बराबर जो होगा वो दोनों के योग के बराबर, किसके? b1 cos थीटा के प्लस b2 cos थीटा के, इन्हीं दोनों के योग के बराबर होगा। ध्यान से देखो, b1 cos थीटा और b2 cos थीटा ये दोनों ही एक ही दिशा में आए हैं, इसलिए इन्हीं के योग के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, खुद के ऊपर विश्वास रखो, फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा कि खड़े दूसरे की होगी और समय आपका होगा। दो ऊर्ध्व घटकों में होगा ना सर? हाँ, तो ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटक दोनों ही, देखो ये क्षैतिज घटक होता है जिसके साथ कोण बनता है, जिस रेखा के साथ। तो यहाँ पर जो परिणामी मैंने खींचा उनके कोण कहाँ से निकाले? मैंने ये माने हैं कोण, ये माने थे कोण की थीटा कोण पर है निरक्षीय स्थित, इस ध्रुव से थीटा कोण पर निरक्षीय बिंदु ये है, थीटा कोण पर निरक्षीय बिंदु ये है, थीटा कोण पर निरक्षीय बिंदु ये मैंने माना था। अब अगर ये चीज वैल्यू मानेंगे तो ये कोण देखो यहाँ पर अगर थीटा है तो समांतर रेखा वाले नियम लगा लो, तो ये भी कोण थीटा निकला, ये भी कोण थीटा निकला। अब ये जो b1 वेक्टर और b2 वेक्टर ये वाले हैं, इनका अगर हम घटक तोड़े तो याद रखो कैसे, यहाँ पर बताएं क्या? अच्छा यहाँ पर बता दे रहे हैं, देखो एक b1 वेक्टर, एक b2 वेक्टर, एक ये वेक्टर, यही दो वेक्टर थे ना? ध्यान से देखो, यही दो वेक्टर थे और इन दोनों का परिणामी ये गया, इन दोनों की परिणामी रेखा ये गई। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये एंगल थीटा और ये एंगल भी थीटा ही है। ये वेक्टर हमने बताया b1 था, ये वेक्टर क्या था? b2। अब ये मूल बिंदु है, ये क्या है? p है। अब इनके क्या आप घटक निकाल रहे हो, तो हमेशा याद रखें, इस प्रकार से मैं इधर बता दे रहा हूं, ध्यान देना। कोई भी वेक्टर ऐसे प्यारे बच्चों, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर a है, ये मूल बिंदु है, ये x है, ये y है। अच्छा, तो घटकों में कैसे वियोजित किया जाता है? ये कोई सदिश a है, अगर इसके साथ एंगल ये थीटा बनता है, ये मैंने वैद्युत क्षेत्र से संबंधित जब पढ़ा रहे थे बातें, वहीं पर मैंने समझाया था। सदिश भौतिक राशि, चुंबकीय क्षेत्र सदिश भौतिक राशि है, तो सदिशों का ही वियोजन होता है। इसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट ईयर में ध्यान देंगे, सदिश, ये हम लोग फर्स्ट ईयर में सदिशों से रिलेटेड पढ़ते हैं, सदिशों का वियोजन। वियोजन मतलब होता है सदिशों को तोड़ना। अब हमें तो ऐसे पता नहीं कि सदिश किस दिशा में है, इसलिए दिशा बताने के लिए हम इन्हें दो भागों में तोड़ लेते हैं, लंबवत और क्षैतिज। तो लंबवत वो होता है, लंबवत जरूरी नहीं कि यही है लंबवत। देखो ये स्थिति में लंबवत दूसरा बन जाएगा। देखो अगर आपको दिया जाए वेक्टर a और ये एंगल दे दिया जाए थीटा, आप बताओ यहाँ पर लंबवत घटक कौन है? आप बताओ यहाँ पर दूसरी स्थिति में लंबवत घटक कौन है? पहला चित्र आपका फिगर ये है, दूसरा फिगर ये है। तो प्यारे साथियों, ओहो प्यारे साथियों ध्यान देंगे, जो यहाँ पर लंबवत घटक होगा वो ये हो जाएगा लंबवत घटक। लंबवत घटक जो होता है जिसके साथ कोण बनता है, जिसके साथ कोण बनता है, ये है प्यारे बच्चों क्षैतिज घटक या क्षैतिज रेखा। ठीक है, ये क्या होगी? ये होगी क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा जिसके साथ कोण बनता है। यहाँ पर ये क्या होगी? ऊर्ध्व रेखा होगी, जिसके साथ कोण नहीं बनता है। तो इसके साथ आएगा a है ना, तो ये आएगा a cos थीटा, ये इसके साथ आएगा, और इसके साथ जाएगा a sin थीटा ऊर्ध्व रेखा के साथ। वैसे यहाँ पर ये कोण इसके साथ बनना है, इसके साथ कोण बनना है, तो ये रहेगा a cos थीटा और ये हो जाएगा a sin थीटा। ये क्योंकि लंबवत घटक है या कह लो ऊर्ध्व घटक है, दोनों बात एक ही है, ऊर्ध्व घटक दोनों बात एक ही है। और ये क्या है? तो क्षैतिज है, क्षैतिज रेखा कह लो या आधार रेखा कह लो, दोनों बातें एक ही होती हैं। तो यहाँ पर भी एंगल बन रहा है, ये क्या था? b नेट था। तो यहाँ पर ये कोण बन रहा है b1 का, तो ये b1 का आधार रेखा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? b1 cos थीटा। इसके लंबवत जो होगा वो क्या होगा? b1 sin थीटा होगा, b1 sin थीटा होगा। ठीक, वैसे ये b2 वेक्टर इसके साथ कोण बना रहा है ये थीटा, तो ये हो जाएगा b2 cos थीटा, आधार रेखा ये हो जाएगी। और इस b2 वेक्टर का जो ऊर्ध्व घटक होगा वो इधर होगा, क्या होगा? b2 sin थीटा होता है। ये होता है प्यारे बच्चों सदिशों का वियोजन। तो यहाँ पर देखिए b1 और b2 बराबर है, परिमाण में बराबर है, परिमाण में b1 बराबर b2 है। वेक्टर नहीं लगाना, वेक्टर लगा दोगे तो दिशा भी बराबर मान ली जाएगी, दिशा नहीं बराबर है, परिमाण में बराबर है। बोलो, परिमाण में बराबर है। अब अगर b1 और b2 बराबर है तो b1 sin थीटा बराबर b2 sin थीटा, ये भी परिमाण में बराबर ही होंगे, दिशा में विपरीत है, दिशा में विपरीत है, विपरीत है। अतः क्या होगा? b1 sin थीटा b2 sin थीटा क्या करेंगे? ये दोनों ही एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है सर जी, आपने ये मेरा डाउट खत्म कर दिया और मुझे बहुत दिन से जानना था कि ये कैसे होता है और आपने मेरा डाउट क्लियर कर दिया। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको 11th में पढ़ना होता है, और खैर कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाने के लिए ही आया हूँ। ठीक है, मैं सिखाने के लिए ही आया हूँ। संयोजन होता है कि जब दो सदिशों को जोड़ना हो तो सदिशों का संयोजन बोलते हैं। दुनिया कदम चूमेगी तो खुद को उठाकर देख, आसमां छोटा पड़ जाएगा, पंख फैला कर देख। ठीक है, समझ गए सदिशों का वियोजन कब है? सदिशों की मतलब ये दिशा। अब यहाँ पे आवश्यकता क्यों पड़ी ये भी समझो कि जानने की जरूरत होनी चाहिए, लालसा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। यहाँ पे आवश्यकता ये पड़ी कि b1 और b2 की डायरेक्शन निश्चित ही नहीं है कि ये किस डायरेक्शन में, ये किस डायरेक्शन में। तो हम एक डायरेक्शन को बनाने के लिए ये नियम बनाए गए कि इनके दो भाग जो है अलग अलग, तो अलग अलग इनका जो बल का प्रभाव है, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है, वो दो भागों में बांट देना, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्व। तो ऊर्ध्व वाला जो भाग है वो इस वाले ऊर्ध्व को बराबर कंट्रोल कर रहा है। तो ये दोनों अगर बराबर कंट्रोल कर रहे हैं तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, क्योंकि इनकी दिशाएं अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में। जबकि जो इनका जो क्षैतिज घटक आया वो एक ही डायरेक्शन में है, इनका प्रभाव एक साथ एक ही और है, तो इन दोनों का ऐड हो गया, बात खत्म, बात खत्म। ठीक है, समझ गए? तो b1 cos थीटा b2 cos थीटा। अच्छा यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर इस फिगर में cos थीटा की वैल्यू बताओ। ये चित्र देखो, cos थीटा चाहे इसमें cos थीटा बराबर बता दो मुझे क्या होगा। cos थीटा बराबर प्यारे बच्चों होता है आधार बटे लाल बटे कक्का, आधार बटे कर्ण। तो आधार रेखा है ये, चाहे इसमें l, और कर्ण क्या है? तो अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो अगर मैं चित्र से यहाँ पर निकाल दूं, यहाँ पर वही वैल्यू लिख दे रहा हूँ चित्र से, cos थीटा बराबर आधार बटे क्या होता है? कर्ण होता है, आधार बटे क्या होता है? कर्ण होता है। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा, आधार की वैल्यू क्या है? l बटे कर्ण की वैल्यू क्या है? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। कोई दिक्कत? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर ये cos थीटा की वैल्यू होगी। अब ध्यान दीजिए b1 और b2 की वैल्यू आपस में बराबर ही है, b1 और b2 की वैल्यू बराबर ही है। b1 बराबर km r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और b2 की वैल्यू भी km r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो हम वैल्यू रख के जरा देख लें एक बार, क्या b1 की वैल्यू स्मॉल km r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, cos थीटा है, cos थीटा लगा दीजिए, प्लस अच्छा देखो, अच्छा cos थीटा लिख दे रहे हैं, अभी लिख दे रहे हैं,
cos थीटा प्लस b2 की वैल्यू भी यही है स्मॉल के m अपान में के m वैल्यू यही है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर नहीं है क्योंकि होल स्क्वायर अंडर रूट से कट गया था इनटू का cos थीटा। अब देखो सेम वैल्यू ये लिखी हुई सेम वैल्यू ये लिखी हुई। अगर हम x में x जोड़ते हैं तो क्या आता है 2x आता है। तो वही वैसे ही यहाँ पर इतने में ये दोनों वैल्यू सेम जुड़ रही हैं तो क्या आएगा गुणे में 2 आएगा। बोलो आएगा ना। तो 2 यहाँ पर लिख सकते हैं 2 के m अपान में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इनटू का क्या cos थीटा। टोटल वही वैल्यू के m अपान में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर लेकिन इनटू में क्या cos थीटा और ये इनटू में 2 आ गया। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? cos थीटा की वैल्यू मुझे चित्र से बताओ क्या होती है। अभी आप लोग निकाले हो चित्र से निकाले cos थीटा बराबर l अपान में अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो अंडर रूट को हम लोग क्या लिखते हैं 1/2 ही तो लिखते हैं। अंडर रूट का मतलब होता है घात कितनी 1/2। अंडर रूट का मतलब घात कितनी 1/2। अगर मैं यहाँ पर ये वैल्यू रख दूं तो 2 के m अपान में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर ये हो गया इनटू cos थीटा की वैल्यू क्या है तो l अपान में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर कितनी 1/2 होगी। पावर कितनी होगी 1/2 1/2 और यहाँ पर कितनी है 1 r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर यहाँ पर 1 यहाँ पर 1/2। हमें क्या वैल्यू निकालना है b नेट निकालना है b नेट। तो क्या आ जाएगा देखो आगे अगली स्लाइड में हम चल रहे हैं b नेट इज इक्वल टू 2 के m अपान में टोटल वैल्यू हो जाएगी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की होल पावर जो होगी ना वो 1 + 1/2 होगी। भाई गुणा में घातें जोड़ती हैं जब आधार समान हो दोनों घातें जोड़ती कितनी आ जाएगी तो k मैं बाहर लिख रहा हूँ और 2m अपान में ये कितना हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अच्छा सॉरी हाँ ये l भी है ना ठीक है। तू अपने हुनर को अपना हथियार बना अपने इरादों और भी धार बना जो ख्वाब हकीकत में परेशान करते हो उन्हीं ख्वाबों को तू अपना शिकार बना। बहुत लाजवाब एल अपान में अर्थात प्यारे बच्चों यहाँ पर एल भी रहेगा यहाँ पर एल भी रहेगा। दोनों घाते जोड़ दी हमने देखो 1/2 और एक यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो गुणा में घाते जोड़ती जब आधार समान हो तो हर वाली कितनी घाते थी जोड़ दी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की होल पावर में 1 + 1/2 तो टोटल बन जाएगी 3/2। अब यहाँ पे भी एक कंडीशन माननी है कि जब यदि l बहुत छोटा है r से जो l दूरी है चुंबकीय द्विध्रुव की जो ध्रुवों के बीच की दूरी वो बहुत सूक्ष्म होती है और वो सूक्ष्म मान रहे हैं बहुत छोटी r की तुलना में जो दूरी निरक्षीय स्थिति में r दूरी है वो बहुत दूर है और l बहुत छोटा है। तब r यदि l छोटा हो r से तब l स्क्वायर इज वेरी लेस देन r स्क्वायर। मैंने चीज कल सिखाई थी कि 0.02 लिखा हुआ है ये तो छोटा है ही अपने आप में। अब इसका स्क्वायर करने का मतलब है 0.02 से और गुणा तो क्या होगा 0.0004 होगा। अब इतनी वैल्यू बताओ और छोटी होगी तो इसको हम क्या मान लेंगे नगण्य मान लेंगे। तब l स्क्वायर इज वेरी लेस देन r स्क्वायर अत्यंत सूक्ष्म होगा। l स्क्वायर को नगण्य मानने पर नगण्य मानने का मतलब होता है l स्क्वायर को 0 मान लीजिए l स्क्वायर को गणना से हटा दीजिए जैसा बोलना चाहो वैसा बोल सकते हो। तो अगर हम इसे कैलकुलेशन से हटा देंगे तो b नेट बराबर क्या मिलेगा k और ml 2 ml है 2 ml। अच्छा दोनों चीजें यहाँ पर लिखेगा और देख लो। और एक चीज बताओ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोलो चुंबकीय आघूर्ण केवल लिखते रहे हैं। चुंबकीय आघूर्ण बराबर भी सूत्र बताओ क्या होता है m = 2 या m × 2l यही होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर यही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है m × 2l। तो m × 2l यही तो लिखा हुआ है। तो अगर यही बातें लिखी हुई हैं तो ये सारी चीजें यहाँ पर अप्लाई कर दो इस समीकरण में। b नेट बराबर हो जाएगा स्मॉल के 2 ml की जगह पर क्या लिख देना कैपिटल m अपान में यहाँ पर इसकी जगह पर क्या लिख देंगे यहाँ पर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर तो l स्क्वायर को हटा दीजिए r स्क्वायर केवल बचेगा r स्क्वायर प्लस 0 लिख दीजिए इसकी होल पावर कितनी 3/2 लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना हो जाएगा b नेट बराबर इज इक्वल टू स्मॉल के m अपान में r क्यूब से ये इस r स्क्वायर वाला जो था तो ये अंडर रूट 2 वाला 2 कट गया केवल क्यूब बचा r क्यूब यही हो गया। या फिर इसे ये भी लिखा जा सकता है b नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 m अपान में r क्यूब इतनी टेस्ला। यही प्यारे बच्चों निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का सूत्र हो गया। निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का सूत्र ये दोनों ही आप याद रख सकते हैं। ये दोनों ही सूत्र आप याद रख सकते हैं ठीक है। सर एक्स्ट्रा में किस प्रकाशन का बुक लें देखो प्रकाशन बहुत सारे हैं यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में चले जाओ भरी पड़ी हैं बुक्स है ना भरी पड़ी हैं। एररलेस की आप ले सकते हैं एररलेस फिजिक्स करके आती है वो ले सकते हैं एररलेस ले सकते हैं और या आप भारतीय भवन के ले सकते हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं थोड़ा सा नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो फिर आप बुक पढ़ने के लिए एररलेस फिजिक्स आप ले सकते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट है एररलेस फिजिक्स। इसके 2 पार्ट में आती है फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। ये स्पेशली नीट और जेई के लिए आती है ठीक है। नीट जेई मेंस और एडवांस एग्जाम के लिए आती है लेकिन आप इसे अगर स्पेशली इसी के लिए आती है नीट और जेई मेंस के लिए लेकिन आप 11th 12th अगर पढ़ रहे हो कुछ नॉलेज गेन करना चाहते हो अच्छी से पढ़ाई करना चाहते हो तो ये बुक ले सकते हैं ठीक है। और भी जानते हो फिजिक्स की बुक एच सी वर्मा ये प्यारे बच्चों आप लोगों को डीसी पांडे इनकी भी बुक है फिजिक्स में। तो एच सी वर्मा की जो बुक है हिंदी मीडियम में पहला पार्ट ये भी आया है सेकंड पार्ट जो है वो हिंदी मीडियम में अवेलेबल नहीं है लेकिन आप इंग्लिश मीडियम अगर लेंगे तो दोनों बुक्स मिल जाएंगे। फिलहाल आप 11th की बुक मतलब अगर तैयारी वाकई में कर रहे हो जेई नीट वगैरह की तो एच सी वर्मा की आप फर्स्ट पार्ट हिंदी मीडियम में मंगा सकते हो वो अवेलेबल है ठीक है। चलो अगर आप मेरी मानो राय कि सर मेरे लिए क्या उपयोगी होगा तो एररलेस ले सकते हो ठीक है। भारतीय भवन भी अच्छी बुक है लेकिन भारतीय भवन 11th और 12th के मायने से ही बस है। लेकिन अगर कुछ आगे और करना चाहते हो जरूरी नहीं कि 95% टॉपर ही बनो 95% अंक आएंगे तभी टॉपर बन पाओगे ज्यादा आएंगे आपके 92 93 90 भी रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपने आगे कुछ अच्छा कर लिया भाई क्योंकि ज्यादा पढ़ने में टाइम दोगे कंटेंट ज्यादा बेहतर पढ़ोगे तो हो सकता है आप बिहार बोर्ड के 1-2 क्वेश्चन मिस कर दो ना आप उस पर ध्यान दिए हो सकती है छोटी-छोटी परिभाषा नहीं आप ध्यान देते हो बड़ी चीजें पढ़ रहे हो तो ये होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपके पास नॉलेज नहीं है नॉलेज तो बहुत ज्यादा उस चीज को लिख नहीं पाए वहां पर बताइए।
सर मेरे पास भारती भवन का बुक है और आप जो पढ़ाते हैं वो उसमें विस्तार से लिखा रहता है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, भारती भवन की मैं बुक देखता हूँ, मेरे पास है भारती भवन की बुक, और उसमें कंटेंट को मैच कराता हूँ, क्योंकि आप लोगों के यहाँ मैंने देखा वही ज़्यादा पब्लिकेशन। हमारे यूपी में भी जो कंटेंट चलता है उसमें भारती भवन नहीं है। वहाँ पर स्पेशली बहुत सारे प्रकाशन है जो चलते हैं। नगीन प्रकाशन चलता है, चित्रा की चलती है, और एक्टिव प्रकाशन भी चलता है, कुमार मित्तल जी की बुक चलती है, बालाजी की बुक चलती है। बहुत सारे प्रकाशन है जो वहाँ पर चलते हैं और उन्हीं से कंटेंट अवेलेबल कराया जाता है। बाकी डीसी पांडे, एच सी वर्मा, इररलेस फिजिक्स, ये सारी फिजिक्स में पढ़ चुका हूँ, मतलब किताबें लगभग कुछ टॉपिक सभी किताब से पढ़े हुए हैं। जरूरी नहीं मैं कि हर एक किताब को पूरा पढ़ा हुआ है, नहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ, नहीं मैंने ऐसा पढ़ा है। मतलब हर एक किताब देखिए और किसी किताब का कोई कंटेंट जो ज्यादा बेहतर है उसी किताब को मैंने वो कंटेंट अपने पास पढ़ा हुआ कि हाँ इस किताब का जो ऑप्टिक्स है, प्रकाश की जो है, जो लाइट वाला पार्ट है बहुत अच्छा है। इस किताब का चुंबकत्व वाला पार्ट बहुत अच्छा है। जैसे भारती भवन में चुंबकत्व वाला पार्ट अच्छा नहीं है, इसमें अलग अलग तोड़ के बांट दिया है, जबकि अन्य प्रकाशन में भारती भवन की बुक में अच्छा अन्य प्रकाशन जो है वो भारती भवन बुक से अच्छा दिया गया है। यहाँ पे मैग्नेटिज्म को तोड़ दिया गया, अगले वाले चैप्टर में पहुंचा दिया गया, ऐसा किया गया, तोड़ के डिवाइड कर दिया गया। कहीं पी नेट फार्मूला क्यों नहीं लगाया तो है, पी नेट क्यों नहीं फार्मूला लगाया, क्या बात कर रहे हैं। V1 cos थीटा V2 cos थीटा ऐड हो गया, ठीक है चले। और सीबीएसई बोर्ड, क्योंकि लास्ट 2 ईयर 2 से 3 ईयर हम जो है वो सीबीएसई बोर्ड भी पढ़ा रहे थे। सीबीएसई बोर्ड के भी स्टूडेंट, मतलब कॉलेज और स्टूडेंट दोनों ही, सीबीएसई बोर्ड का कॉलेज भी पढ़ाते थे और स्टूडेंट भी पढ़ाते थे। तो सीबीएसई बोर्ड कोचिंग में मतलब ठीक है, कॉलेज ज्वाइन करना अलग हो गया, कोचिंग अपनी अलग हो गई। तो सीबीएसई बोर्ड में भी सारा पैटर्न सेम होता है, मतलब सिलेबस लगभग सेम है, और जो एग्जाम पैटर्न है वो अलग है। एग्जाम पैटर्न जो है वो अलग है, एग्जाम पैटर्न अलग है। जैसे सीबीएसई का भी इजी एग्जाम पैटर्न है, इजी एग्जाम पैटर्न है। बिहार बोर्ड का भी इजी है, क्योंकि आप लोगों को क्या मिलता है, ऑप्शन मिल जाता है। पहले साथियों आपको क्या ऑप्शन ये मिल जाता है कि 70 ऑब्जेक्टिव 35 बनाने हैं, और भाई 20 क्वेश्चन 2 नंबर वाले हैं, 2 नंबर वाले उसमें 10 ही बनाने हैं, है ना। 6 क्वेश्चन 5 नंबर वाले हैं उसमें 3 ही बनाने हैं। जबकि यूपी की बात करें अगर, तो यूपी में अलग होता है। यूपी और सीबीएसई दोनों लगभग मैच करते हैं, लेकिन सीबीएसई में 20 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, 20 ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे थे पिछले साल, इस बार चेंज किया गया है। देखो इसमें यूपी बोर्ड का क्या था, यूपी बोर्ड का सीन ये है कि 6 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, 6 के 6 करने ही है, उसमें ऑप्शन नहीं है। 6 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, केमिस्ट्री में भी 6, बायोलॉजी में थोड़ा ज्यादा होते हैं 8 होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में 6 और फिजिक्स में 6 ही पूछे जाने हैं, और 6 के 6 करने ही है। और उसके बाद 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी 6 प्रश्न आते हैं और 6 के 6 आपको करने अथवा कोई नहीं। उसके बाद 2 नंबर वाले प्रश्न भी 5 आते हैं और 5 के 5 करने हैं, आपको छोड़ने नहीं है 2 नंबर वाले। 3 नंबर वाले प्रश्न जो है वो टोटल 10 आते हैं और लगभग 10 या 8 ऐसे पूछ रहे हैं, एग्जैक्ट मैं वैल्यू भूल गया हूँ, काफी दिनों से यूपी बोर्ड के टच में नहीं आया, और वो भी पूरे के पूरे आपको करने ही करने हैं, उसमें छोड़ना नहीं होता। इसलिए पहले साथियों वहाँ पे अथवा ऑप्शन जो है ना, जो आपको ऑप्शन मिल जाता है, जैसे 35-70 ऑब्जेक्टिव 35 बनाने हैं, तो जो नहीं आ रहा उसको छोड़ दो, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है, आप नहीं छोड़ सकते, छोड़ोगे नंबर कट जाएंगे। 70 ही नंबर का एग्जाम है, 30 नंबर प्रैक्टिकल। तो यूपी बोर्ड में ये चीजें ज्यादा हो जाती है, इसलिए वहाँ पर न्यूमेरिकल का वेटेज बहुत ज्यादा है, वहाँ पे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा चलता है। न्यूमेरिकल की अलग से बुक्स आती हैं, अलग से सॉल्व करने के लिए बुक्स आती हैं, केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहती है। और 5 नंबर के जो 3 प्रश्न आते हैं, 5 नंबर के जो 3 प्रश्न आते हैं उसमें से आर करके एक प्रश्न दिया रहता है और आपको 3 प्रश्न करने होंगे। वहाँ पर 5 नंबर में अथवा मिल जाता है, अथवा करके प्रश्न मिल जाता है, बस, है ना। बस हार्ड कुछ नहीं है पहले साथियों, हार्ड कुछ भी नहीं है। देखो आपके यहाँ का सिलेबस बहुत ज्यादा है, मतलब यहाँ पर हमारे यहाँ इस कहाँ का, बिहार का सिलेबस ज्यादा है, इस वजह से दिक्कत होती है। सिलेबस बहुत ज्यादा है, वहाँ का सिलेबस कम है, वहाँ का सिलेबस कम है। ये जो आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रहे हो ना, वहाँ पर जो बार मैग्नेट के कारण निरक्षीय और अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर नहीं है। बेलनाकार संधारित्र वहाँ पर नहीं है। इसी तरह लगभग 8 से 10 टॉपिक फर्स्ट पेपर में, और ऐसे ही 6-7 टॉपिक जो है वो सेकंड पेपर में वहाँ पर नहीं है। लगभग 10 से 12 टॉपिक हम कह सकते हैं कि वहाँ पर हेडिंग कम है। कहाँ पर, यूपी बोर्ड में, जबकि बिहार बोर्ड में सबसे, यूपी बोर्ड में नहीं, सीबीएसई बोर्ड में भी कम है। सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड लगभग मैच करता है थोड़ा, और लेकिन बिहार बोर्ड का सिलेबस बहुत ज्यादा है। सिलेबस यहाँ का सबसे ज्यादा, हर बोर्ड से ज्यादा जो सिलेबस है वो बिहार बोर्ड का है। तो गर्व करो कि आप लोग सबसे ज्यादा कंटेंट पढ़ रहे हो, है ना। गर्व करो कि आप सबसे ज्यादा कंटेंट पढ़ रहे हो। सर टाइम हो रहा है, इसलिए मैं इसको आज नहीं बताऊंगा पूरा कंप्लीट। पृथ्वी का चुंबकत्व क्या होता है, आइए इसके बारे में बात करेंगे। पहले थोड़ी सी संरचना इसकी बना करके आपको हम समझाते हैं। पृथ्वी का चुंबकत्व किस प्रकार का होता है, चलो बच्चों ध्यान देंगे। देखो बोर्ड कोई भी हो, एक चीज जान ले, स्टेट बोर्ड से आप किसी से भी हो, सारे बोर्ड हर जगह पर मान्यता है, अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी चीज की तैयारी करेंगे, आप विदेश में शिक्षा पढ़ना चाहते हैं, अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो याद करें जेआरई का एग्जाम होता है, ठीक। जेआरई के एग्जाम से आप विदेशों में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। विदेशों में मतलब आप इसका, लेकिन फॉर्म बड़ा महंगा होता है, 15 से 20 हजार के बीच में, 15 से 20 हजार के बीच में इसका फॉर्म आता है, केवल फॉर्म फिल करने के लिए। फिर आप फॉर्म फिल करोगे, फिर आप एग्जाम दोगे, और एग्जाम में अगर आपकी रैंक अच्छी आ गई, लेकिन ये फॉर्म जो होगा आफ्टर एमएससी आपको करना है। आफ्टर एमएससी आपको जेआरई का एग्जाम फिल करना है। एमएससी कोई भी बीएससी एमएससी करने के बाद किसी भी सब्जेक्ट से आप जो है वो जेआरई का एग्जाम देकर के विदेश से आप पीएचडी कर सकते हो, पीएचडी किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से। क्योंकि हमारे इंडिया की हालत तो ये है कि टॉप के 200 यूनिवर्सिटीज में भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं आती। देखो ये देश है, मतलब राजनीति है, राजनीति में किसी को हम शिक्षित हैं, हम लोग शिक्षा के जगत से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हम समाज के हर स्तर को जानते हैं, तो हम लोग बड़ी बातें नहीं कर सकते हैं कि भैया ये बहुत महान कार्य हो रहा है, ये बड़ा महान कार्य हो गया। तो ऐसी बातें हमारे दिमाग से तो परे हैं। हमें शिक्षा ही मजबूत आधार बनाती है, और उसमें हम आज भी किसी बहुत देशों से पीछे हैं। मतलब विश्व की टॉप की 200 यूनिवर्सिटी में भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं आती, कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं आती। जितनी आईआईटीएन यूनिवर्सिटी है वो भी नहीं आती। समझ सकते हो हमारे भारत की स्थिति अभी कितनी पीछे है। और अगर जब तक हम शिक्षा में मजबूत नहीं होंगे, तब तक हमारा आधार बिल्कुल नगण्य है। हम मजबूत नहीं है, वो बड़ी बड़ी बातें कोई भी कर ले, कोई भी बड़े सीट्स पर रहे, कोई भी नेता हो, कोई नहीं होगा। वो हमें जो दिखाया जाता है वो वास्तविकता नहीं। वास्तविकता मैं आप सभी से ये उम्मीद रखता हूं कि आप भविष्य में इस चीज को हमेशा महत्व दोगे, एजुकेशन। ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम सर शिक्षा को प्राप्त करके रहेंगे, अपने आधार को मजबूत करें, ठीक है, अपने मजबूती। क्योंकि अगर शिक्षा से आप वंचित रह गए तो आपको समाज में वो स्थान नहीं मिलेगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी, ठीक है। और टॉप की 200 यूनिवर्सिटी नहीं आती है। जैसे मेरे दोस्त एक लोग हैं जो वर्ल्ड की 67 नंबर यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं,
जापान में, और एक दोस्त है अमेरिका में, वो जो 32 नंबर की यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं अमेरिका में। जापान में एक लोग हैं और 32 रैंक में जो यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, वहाँ से कर रहे हैं। ये शिकागो में कर रहे हैं और ये अमेरिका में किसी शहर में, मुझे शहर का नाम इंग्लिश का है तो याद नहीं आ रहा है, वहाँ से कर रहे हैं। उनके पिताजी भी आज वहीं पर रहने चले गए हैं। मतलब लगभग बता रहे थे $42 जो है रुपए, वो पर मिनट चार्ज मिलता है उनको। 1 मिनट का $42 रुपए। मेरी बात हुई थी तब, लगभग 3 महीने हो गया, 2 महीने बात नहीं हुई है, क्योंकि बहुत कम उन लोग को टाइम मिलता है और अब हम अलग क्षेत्र में आ गए, वो अलग क्षेत्र में चले गए। लेकिन $42 पर मिनट का मुझे लगता है कितना हो जाएगा अगर 80 रुपये या 90 रुपये से गुणा कर दो तो 36, मतलब 500 रुपये 1 मिनट में वो कमा रहे हैं। 500 रुपये 1 मिनट में, और अभी स्टार्टिंग है। मतलब अभी उनको पीएचडी कंप्लीट करने में 5 साल लगेगा और 3 साल उनका कंप्लीट हुआ है, और वो 4th ईयर में जब गए हैं तो उनको ये पैकेज आ गया और इस कंपनी में वो काम करने लगे हैं। और अगर 1 मिनट मतलब 1 घंटे को 6 पंचे 30, 3,000 रुपये 1 घंटे का, और लगभग अगर 4 घंटे करेंगे तो समझ सकते क्या होगा। हाँ, क्या हो सकता है? 1.5 लाख और 6 घंटे, मतलब 5 लाख 6 लाख एक दिन में बना सकते हैं रुपए। एक दिन में 5-6 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो कमाते हैं, वहाँ का रहना खाना भी महंगा है। अमेरिका जैसे शहर में रहना अपने आप में बड़ी बात होती है ना। चलो, विश्व गुरु बनना है तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सर शिक्षा को आधार मजबूत करना पड़ेगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। चलो प्यारे बच्चों, पृथ्वी के चुंबकत्व की बात करते हैं। पृथ्वी का जो चुंबकत्व है, मैग्नेट जो इसके बीच में रखा होता है, प्यारे बच्चों, जो मैग्नेट रखा होता है पृथ्वी के भीतर, तो इसी के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारे पृथ्वी के चारों ओर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। बिल्कुल सत्य बात है सर, हमारी पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, क्योंकि हमारी चुंबकीय सुई जब हम पृथ्वी में लेकर के आगे या इधर उधर बढ़ते हैं तो वो चुंबकीय सुई अपना दिशा डायरेक्शन बदलती है। या कह लो कहीं भी चुंबकीय सुई को लटका दो तो वो पृथ्वी के सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। पृथ्वी में क्या पाया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। तो ये सब वो रीजन है, ये सब वो कारण है जो पृथ्वी पर दर्शाते हैं कि पृथ्वी में चुंबक है। लेकिन अब है क्या, कहां पर है? तो ऐसा माना गया, वैज्ञानिकों ने माना कि पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में बहुत सारा चुंबक है। एक बड़ा सा क्षण चुंबक रखा हुआ है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल इन्होंने माना। लेकिन फिर वैज्ञानिकों की जब रिसर्च आगे बढ़ी तो ये माना गया कि पृथ्वी के भीतर टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि वहां पर कोई वस्तु ठोस अवस्था में रह ही नहीं सकती। तो फिर वहां पर आखिर चुंबक कैसे है? तो चुंबक पृथ्वी के भीतर ठोस अवस्था में नहीं है। इस बात को बिल्कुल 100% सत्य माना गया कि पृथ्वी के भीतर जो चुंबक है वो ठोस अवस्था में तो नहीं है, अर्थात ये बात बिल्कुल गलत होती है। ये बात बिल्कुल गलत साबित हुई। अब आखिर फिर चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र बनने का कारण क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल से साउथ पोल कैसे पता किया गया, जानेंगे कल के वीडियो लेक्चर में। पृथ्वी का चुंबकत्व कल आपको अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन करके, लेकिन फिर कल का वीडियो लेक्चर मिस नहीं करना, क्योंकि कल मैं आपको बहुत सारी रिसर्च से रूबरू आपको कराऊंगा। जो भी रिसर्च हुई है पृथ्वी से रिलेटेड, जो आप लोग नहीं जानते भी होंगे, उन्हें भी मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो कल का वीडियो लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में बात करेंगे। देखो, मैं आपके साथ ये नहीं करना चाहता कि सर इस डेरिवेशन को आप फ्लो में बता देते हैं। मैक्सिमम बच्चों के, मुझे लग रहा है मैंने कमेंट पढ़े तो 90%, प्यारे साथियों मेरी बात को गौर करना, 90% मेरे छोटे भाई बहन जो है, आप भाई बहन ही हैं, और मेरा जो आपके लिए प्रेम है वो हमेशा ऐसा ही रहेगा, कभी भी, ठीक है? तो जितनी जो आप से लगाव है वो इसी कारण है। 90% बच्चों ने यही जवाब दिया कि सर मेरा लग गया, मतलब हो गया डेरिवेशन। लेकिन क्या वो 10% मेरे भाई बहन नहीं है? क्या मैं उन्हें ना बताऊं? ऐसा नहीं हो सकता। 1-2% ये हो सकता है कि शायद, क्योंकि एक ऑनलाइन मेथड है, बहुत सारे बच्चों पर ध्यान देना है। तो अगर 95% प्लस मेरा चला जाता है कि हाँ 90% भी अच्छा है और 95% हो जाता है और बेहतर है। लेकिन अगर इन परसेंटेज में हम होते हैं तो हमें आवश्यकता नहीं होती कि हम बताएं। ये नियम नहीं कहता कि ऑनलाइन एजुकेशन में आप बताएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे 10% जो है वो क्लास न किए हों, पीछे से कई दिनों से एब्सेंट हो, बहुत सारी बातें हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं उन 10% बच्चों के लिए मैंने ये डेरिवेशन फिर से बताया। ये इसलिए बताया क्योंकि ये ऐसा डेरिवेशन नहीं था कि आप इसे कर नहीं सकते थे, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र से जुड़ा हुआ था और कल मैंने हिंट भी दी थी। अगर चाहते तो स्किप कर देते, आपको सीधे आज मैं पृथ्वी का चुंबकत्व पढ़ाता, लेकिन नहीं। और जिन लोगों को आता भी है, अगर वो लोग सोचे अरे सर आज मतलब हमने कर लिया था, नहीं, आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा, दोबारा रिवीजन हो गया होगा। और मैं कतई भी ऐसा नहीं, और मैं जो हम लोग का सिलेबस चल रहा है बहुत बेहतरीन स्टेज पे चल रहा है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं, अक्टूबर से आगे आपका सिलेबस नहीं आ जाएगा। बस ईश्वर कोई भी वैसी दिक्कतें ना दे, मतलब समझते हैं, है ना? ईश्वर मेरा पूरा साथ दे, ईश्वर मेरा पूरा सपोर्ट रखे, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपका अक्टूबर से आगे सिलेबस नहीं जाएगा। क्रैश कोर्स हम लोग नवंबर में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? क्वेश्चन बैंक नवंबर में स्टार्ट कर देंगे, अर्थात फुल ऑफ रिवीजन का जो भंडार है हम लोगों की, जो सोच है, जो रणनीति है, जो हम लोगों ने प्लानिंग कर रखी है, उसके पथ पर चलना हम लोगों को निश्चित है। तो बस ईश्वर साथ दे, हम लोगों को बस यही कामना करनी है अपने टारगेट बोर्ड परिवार के लिए कि हम लोग 2025 में, प्यारे साथियों आज लिख लो, अब चलो ठीक है, आज है 31 मई, ठीक है? सभी बच्चों से मुझे उम्मीद है कि वो लिख लेंगे इस बात को कि परचम जो है वो लहराएगा तो टारगेट बोर्ड परिवार से ही लहराएगा। बिहार बोर्ड इस बार गूंजेगा तो टारगेट बोर्ड परिवार के बच्चों से गूंजेगा, है ना? बिहार बोर्ड, मैं ये नहीं कहता कोई भी संस्था अपने आप में बेहतरीन नहीं होती या मेहनत नहीं करती है, सब अपने आप में बेहतर है, बेहतरीन है, पैरेलल नहीं किया जा सकता, कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। सभी शिक्षक अच्छे हैं, सभी शिक्षक अपनी जगह पर अच्छा मेहनत करते हैं, लेकिन जो बच्चे साबित करते हैं वही उस संस्थान को बेहतर बनाते हैं। तो आप सभी के अंदर वो जुनून है, वो जज्बा है, वो ताकत है कि बच्चे मन लगा करके, मेहनत करके, दिन रात एक करके अपने माता पिता और अपने गुरुजनों के सपनों और मेहनत को हकीकत में बदलने के लिए मजबूती के साथ तैयारी कर रहे होंगे। तो अपने इरादों को मजबूत रखिए, कॉन्फिडेंस रखें, आत्मविश्वास बना रखें, हम लोग एक दिन जीतेंगे जरूर। ये जीत हमारी निश्चित है। तो मिलते हैं पहले बच्चों कल के वीडियो लेक्चर में। खुश रहें, मस्त रहें और दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें। जय हिंद, वंदे मातरम।